कहानी की स्टार्टिंग में हम एक हिंजो नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही होती है, पर तभी कोई धीरे धीरे उसकी चादर खींचने लगता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। लेकिन रूम में चारों तरफ देखने पर भी उसे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता है जिससे उसे ये पता चल सके कि आखिर उसकी चादर किसने खींची है। अब तभी कोई उसके बाल पकड़कर उसे बेड पर पटक कर मारता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसका पिता होता है। हिंजू इस बात से काफ़ी हैरान थी कि आखिर उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने पिता से इस बारे में पूछने लगती है तब उसका पिता उसे कोई भी जवाब नहीं देता है, बस उसे गंदी नज़रों से देखने लगता है। इस बात से हिंजो और परेशान हो जाती है कि आखिर उसके पिता को आज ऐसा क्या हुआ है। अब उसका पिता उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को टच करने लगता है, जिससे हिंजो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। हिंजो का पिता उससे कहता है कि आखिर मेरी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है। वो उसे टच करने के बाद खुद से ही यहाँ से चला जाता है और हिंजो भी रेडी होकर अपनी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। वो इस बारे में अपनी माँ को बताने का फैसला करती है, लेकिन जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है तब उसका बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं होता है। वो खाना बनाते समय बहुत ही गुस्से में होती है, जिससे हिंजो को लगता है कि शायद उन्हें ये सब बताने का सही टाइम नहीं है। अब कुछ देर के बाद हिंजो की छोटी बहन और उसका भाई भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद उसका पिता भी यहाँ पर आ जाता है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे रात उसने जो भी कुछ हिंजो के साथ किया है वो सब भूल चुका है। पर वो इस बात से काफ़ी हैरान थी कि आखिर मेरे पिता ने रात मेरे साथ जो भी कुछ किया है इस पर उन्हें कोई पछतावा क्यों नहीं है। वो ऐसे बेशर्मों की तरह आकर मेरे सामने बैठ गए हैं और मुझसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने पिता की रात की हरकतों से हिंजो उनसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो यहाँ से उठकर चली जाती है। अब बाकी लोग खाने के इंतज़ार में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, और तभी हिंजो की माँ खाने को आकर डाइनिंग टेबल पर पटक देती है और वो गुस्से में ही सभी को खाना सर्व करती है। अब ये लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंजो की माँ खाने को इस तरह से खा रही थी जैसे वो बहुत दिनों से भूखी है। अब उसका पति और दोनों बच्चे भी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। हिंजो का भाई जब खाने को खाता है तब वो खाने को थूक देता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक था, लेकिन हिंजो की माँ उसी खाने को उठाकर खाने लगती है और इसके बाद वो उसके भाई को भी खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उस खाने को खाने से मना कर देता है और हैरानी के साथ अपने पिता की तरफ देखने लगता है। अब उसका पिता उसकी माँ से कहता है कि आखिर वो ऐसा खाना क्यों खाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है। इस बात पर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो अजीब बिहेव करने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में उसके पिता से कहती है कि मैं जो भी कुछ बनाती हूँ तुम्हें खाना पड़ेगा, और इसके बाद वो अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से डांटती है कि वो डर से रोने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फैमिली ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। दरअसल जब से ये नए घर में शिफ्ट हुए हैं तभी से इनके साथ में ये सब हो रहा है। हिंजो का पिता हर रोज रात को उसके रूम में जाकर अजीब हरकतें करता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि हिंजो जब बाथरूम में नहा रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ बाथरूम में कोई और भी है, इसलिए जब वो ग्लास को साफ करके देखती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसकी छोटी बहन है। अब हिंजो अपनी छोटी बहन को अपनी रूम में लेकर जाती है और उसे बताने लगती है कि आखिर हर रोज रात को उसके पिता उसके रूम में आकर क्या करते हैं। ये सुनने के बाद उसकी बहन को भी इस बात पर यकीन नहीं होता है कि आखिर उसके पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ये दोनों जब इस बारे में बात कर रही होती हैं तभी इनका पिता भी रूम में आ जाता है और उसने इन दोनों की बातें सुन ली होती है, इसलिए वो इन्हें मारने के लिए चाकू उठाने लगता है। लेकिन तभी हिंजो की बहन अपने पिता को धक्का देकर अपनी बहन को लेकर यहाँ से भागने लगती है, पर बाहर आकर वो उन दोनों को ही पकड़ लेता है और हिंजो की बहन के बाल पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, जिससे वो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर हिंजो काफ़ी डर चुकी थी, इसलिए वो डरकर यहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। लेकिन उसका पिता हिंजो को मारने के लिए अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगता है। अब कुछ देर के बाद हिंजो की बहन को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढती हुई ऊपर आ जाती है, लेकिन ऊपर आकर उसका सामना अपने पिता से होता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा था और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी पीछे से हिंजो अपने पिता को आवाज़ लगाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर हिंजो के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वो उसके सिर पर बैक टू बैक हमला करती है, लेकिन हिंजो के हमले से उसके पिता के कुछ भी नहीं होता और वो उस हथौड़े से उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन हिंजो भी बच जाती है और वो हथौड़ा दरवाजे में जाकर लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि उनका असली पिता ऊपर आने लगता है, जिसको देखकर वो हमशक्ल यहाँ से चला जाता है।
लेकिन जब उनका असली पिता ऊपर आता है तब वो दोनों ही बहनें अपने पिता को देखकर बहुत डर रही होती हैं। उनका पिता जब दरवाजे में होल देखता है तब वो उन दोनों बहनों से कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा कर रही थी। अब तभी उनका भाई भी यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों बहनें उसे यहाँ से भागने के लिए कहती हैं। पर तभी उनकी माँ उसी हथौड़े को उठाकर उनके पिता की तरफ बढ़ने लगती है और वो उनके पिता के पास जाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो उसे धक्का देकर गिरा देती है और एक डरावनी स्माइल देती है। अब इसके बाद वो टूटे हुए कांच पर चलते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। पर तभी यहाँ पर इनकी असली माँ आ जाती है और वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर ये सभी लोग उसे देखकर बहुत डरने लगते हैं। अब इनका पिता हिम्मत करके उसी दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर इनकी माँ की हमशक्ल गई थी। लेकिन रूम के अंदर कोई भी नहीं होता है, बस उसके अंदर वही हथौड़ा था जो उस औरत के हाथ में था। ये देखकर उनका पिता भी बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी माँ अपने बच्चों से पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ को देखकर बहुत डरने लगते हैं। अब उनका पिता अपने छोटे भाई को कॉल करता है जो कि चर्च का फादर होता है और वो उसे जल्दी अपने घर आने के लिए बोलता है। फादर के घर आने पर पूरी फैमिली उन्हें बताने लगती है कि आखिर कुछ दिनों से उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन फादर जब उन्हें बताता है कि उनके घर पर आत्मा का साया है, इस बात पर हिंजों के पिता को यकीन नहीं होता है क्योंकि वो इन सब बातों को नहीं मानता है। लेकिन फादर उन सभी को एक ही रूम में सोने के लिए कहता है ताकि वो उस आत्मा को अपने वश में कर सके। अब ये सभी लोग जब एक रूम में सो रहे होते हैं तभी हिंजों के भाई को बाथरूम जाना था, इसलिए वो बिना बताए ही बाथरूम चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी का हमशक्ल बच्चा रूम में आ जाता है और वो फादर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी जब वो फादर को मार नहीं पाता है तब वो यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद फादर की आंख खुल जाती है और वो समझ चुका था कि इस घर पर जिस आत्मा का साया है वो बहुत खतरनाक है। वो अकेले उस आत्मा को अपने वश में नहीं कर सकता है। अगली सुबह वो अपने सीनियर पादरी को कॉल करता है और उनसे इस केस को सॉल्व करने के लिए मदद मांगने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे सीनियर पादरी इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उस फैमिली को उस आत्मा से कैसे बचाया जाएगा। वो सभी उस फैमिली को उस आत्मा से बचाने के लिए उनके घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी एक कौवा उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक खाई में जाकर गिरती है। दूसरी ओर हमें हिंजो के पिता को दिखाया जाता है जो कि उसकी बहन को एक बेल्ट से बांध देता है। लेकिन उसकी माँ अपने पति से मना करती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है। पर वो उससे कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब तभी उसका भाई भी यहाँ पर आ जाता है और वो उनको बताने लगता है कि जितने भी पादरी यहाँ पर आने वाले थे वो सभी मारे जा चुके हैं और मैं अकेला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी पर उस आत्मा ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। पर हंजू का पिता अपने भाई के पैरों में गिर जाता है और उसे अपनी फैमिली को बचाने की भीख मांगने लगता है, इसलिए मजबूर होकर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब फादर पूरे रूम में कैंडल जलाता है और उसके बाद हंजू की बहन जो कि बेड के साथ बंधी हुई थी वो उसके ऊपर होली वाटर डालने लगता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो उसके सीने के ऊपर क्रॉस रख देता है और इसके बाद वो उसे छड़ी से बुरी तरह से मारने लगता है। वो दर्द में चिल्लाती हुई अपनी फैमिली से कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हालांकि उसकी माँ को ये सब देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी पर वो भी कुछ नहीं कर पाती है और फादर लगातार उसके ऊपर छड़ी से हमला कर रहा होता है, जिससे वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। फादर उसके पिता से कहता है कि अगर तुम इस आत्मा को अपने घर से भगाना चाहते हो तब तुम्हें अपनी बेटी के पैरों को पकड़ना होगा। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के पैरों को पकड़ लेता है और इस तरह से फादर को उसे छड़ी से मारने में आसानी होती है। दूसरी ओर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर उन पादरियों का एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी थी और जब उन पादरियों को चेक करती है तब उनमें वो पादरी भी होता है जो उनके घर पर रिचुअल कर रहा होता है। लेकिन सभी पादरी तो मारे जा चुके थे पर वो अभी तक जिंदा था। दरअसल जो पादरी उनके घर पर रिचुअल कर रहा था वो कोई पादरी नहीं बल्कि उसी शैतान की आत्मा थी जिसने उनके घर पर कब्जा किया हुआ है। पर अपनी बेटी को अब ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो उस पादरी के पास आकर उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तब वो अपने पति से रिक्वेस्ट करने लगती है और उसे ये सब बंद कराने के लिए बोलती है, पर वो भी उसे धक्का देकर वहाँ से हटा देता है। वो अपने पति से कहती है कि तुम कायर हो जो गलत का साथ दे रहे हो।
ये सुनने के बाद उसके पति को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। पर तभी वो उसके सर में कांच का ग्लास मार देती है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। अब गुस्से में आकर वो उसकी थप्पड़ मारता है, जिससे दीवार से टकराकर वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर फादर को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो जोर से हंसने लगता है। पर हिंजो का पिता ये देखकर समझ चुका था कि वो कोई फादर नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। अब वो उसे मारने के लिए जैसे ही उसके पास आता है, फादर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फादर उसे मारने के लिए जैसे ही कांच का टुकड़ा उठाता है, तभी यहाँ पर असली फादर आ जाता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर मंत्र पढ़ता है, वो आत्मा यहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हमें हिंजो की बहन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता को मारने के लिए उनके पास आ जाती है। वो उनसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे उसे इस तरह से मारने क्यों दिया। अब इससे पहले वो अपने पिता को मार पाती, तभी वो फादर आकर उसे एक आईना दिखाने लगता है, जिससे वो आत्मा उसके अंदर से निकलकर फादर के अंदर चली जाती है। अब फादर अपने भाई से खुद को मारने के लिए कहता है, ताकि वो उसकी फैमिली को बचा सके, क्योंकि उसकी फैमिली तो पहले ही मर चुकी है, लेकिन अब वो अपने भाई की फैमिली को बचाना चाहता है। हालांकि हिंजो का पिता ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तब उसके भाई के साथ उसकी पूरी फैमिली भी मारी जाएगी। इसलिए वो क्रॉस उठाकर अपने भाई के सीने में घुसा देता है, जिससे उसके भाई के साथ वो आत्मा भी खत्म हो जाती है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।